इंडिया दुनिया की बिगेस्ट डेमोक्रेसी, जहां पे 969 मिलियन प्लस वोटर्स आने वाले 5 सालों के लिए अपनी सरकार चुनेंगे। इसके लिए इलेक्शंस को लोगों के पास आना होगा, चाहे आप लक्षद्वीप के आइलैंड्स में रहते हो या लद्दाख की पहाड़ियों में, चाहे मेघालय के जंगलों में रहते हो या राजस्थान के डेजर्ट्स में। इतने वास्ट जोग्राफिकल डाइवर्सिटी और इतने सारे वोटर्स के चलते इंडिया में इलेक्शंस मल्टीपल फेजेस में होते हैं, जिसमें 11 मिलियन से ज़्यादा ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होते हैं। आज इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया कैसे दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन चलाता है और कैसे ये देश अपना प्राइम मिनिस्टर चुनता है। अब ये सब जानने से पहले थोड़ी वोटिंग की हिस्ट्री समझने की कोशिश करेंगे। साल 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ था, तभी इंडिया की लिटरेसी रेट सिर्फ 16% थी। साल 1951 में जब भी देश में पहले इलेक्शन हुए, तो इलेक्शन कमीशन ने कई सारे सिंबल्स क्रिएट किए जिससे लोगों को वोट करने में आसानी हो। इंडिया की लिटरेसी रेट काफ़ी बड़ी तो है, लेकिन आज भी 26% लोग पढ़ लिख नहीं सकते। तो ये सिंबल आज भी उन लोगों को मदद करता है। तभी आपने पॉलिटिकल पार्टीज के ऐड में सुना होगा, कमल का बटन दबाए, हाथ का बटन दबाए, तो वो इसी रीज़न की वजह से होता है। ईवीएम से पहले बैलेट पेपर को यूज़ किया जाता था इलेक्शन करवाने के लिए। अब इसमें यह प्रॉब्लम थी कि इसके लिए करोड़ों बैलेट पेपर लगते थे, जिसके लिए लाखों पेड़ काटे जाते थे, और इसकी काउंटिंग के लिए काफ़ी सारे लोग और काफ़ी सारा टाइम लगता था। और इंडिया जैसे देश में जहाँ पे हर साल किसी न किसी स्टेट में इलेक्शन होते हैं, तो ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता था। इसी के साथ बूथ कैप्चरिंग के काफ़ी सारे इंसिडेंट आते थे, जिसमें गुंडे पूरे पोलिंग स्टेशन पे कब्जा कर लेते थे और इलेक्शन प्रोसेस को टैम्पर कर देते थे। इसलिए साल 1977 में पहली बार ईवीएम को यूज़ करने का आइडिया सबके सामने रखा गया। साल 1979 में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने ईवीएम का सबसे पहला प्रोटोटाइप डिज़ाइन किया। 6 अगस्त साल 1980 को सारे पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम को डेमोन्स्ट्रेट किया। दिसंबर साल 1988 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट को अमेंड किया गया और एक नया सेक्शन 61A को इंक्लूड किया गया, जिसमें इलेक्शन कमीशन को ईवीएम को यूज़ करने की पावर दी गई, और ये अमेंडमेंट 15 मार्च साल 1989 को पावर में आया। साल 1998 में ईवीएम्स को मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की 16 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में यूज़ किया गया। ये नंबर साल 1999 में 46 कॉन्स्टिट्यूंसीज तक बढ़ा। इसके बाद से ईवीएम्स को असेंबली इलेक्शंस में यूज़ किया जाने लगा, और साल 2004 में पहली बार लोकसभा इलेक्शंस में ईवीएम को यूज़ किया गया। वर्ष 2004 से सभी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया जाने लगा था। अभी ये बात कर ली थोड़ी हिस्ट्री की, अब बात करते हैं कि आखिरकार ईवीएम काम कैसे करती है। ईवीएम 3 चीज़ों से बनी हुई है: बैलेट यूनिट, वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, और कंट्रोल यूनिट। बैलेट यूनिट में आप अपने वोट डालते हैं, वीवीपैट में आप अपना वोट वेरीफाई करते हैं, और कंट्रोल यूनिट में मशीन की सारी प्रोग्रामिंग और डेटा स्टोर की जाती है। इनिशियली ईवीएम में सिर्फ बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट ही होते थे, जहाँ पे आप बैलेट यूनिट में बटन प्रेस किया करते, एक लाइट बीप होती और आपका वोट डल जाता। साल 2013 में वीवीपैट को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिससे वोटर्स अपना वोट किस पार्टी को गया है वो वेरीफाई कर सकते थे। बैलेट यूनिट में बटन प्रेस करने के बाद वीवीपैट एक स्लिप शो करता है, जिससे आप अपना वोट कंफर्म करते हैं। ये तीनों आपस में कनेक्टेड रहते हैं, और इसे टैम्पर प्रूफ बनाया गया है ताकि कोई भी वोट्स के साथ छेड़छाड़ी ना कर सके। अभी जब इलेक्शंस की डेट अनाउंस किए जाते हैं, तो ईवीएम्स को ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और इसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि हर वोटर वोटिंग स्टेशन से सिर्फ 2 किलोमीटर के अंदर रहे, चाहे वो कहीं पे भी रहता हो। ईवीएम्स को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स भेजा जाता है, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की मौजूदगी में उसे स्ट्रॉन्ग रूम में स्टोर किया जाता है। स्ट्रॉन्ग रूम एक सिक्योर्ड रूम होता है, जहाँ पे इन ईवीएम्स को स्टोर किया जाता है, और इन रूम्स की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग पूरे वक्त चालू रहती है, और इसे गार्ड्स प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। अभी एक ईवीएम रैंडमाइजेशन का प्रोसेस फॉलो किया जाता है, जहाँ पे हर मशीन को एक सीरियल नंबर अलॉट किया जाता है, और कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस से मशीन को रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है। रैंडमाइजेशन के बाद बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट को एक आईडी अलॉट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 48 को 310 बैलेट और कंट्रोल यूनिट अलॉट किए गए हैं, तो उनकी आईडी होगी 48/cu/001 to 48/cu/310। इसके बाद इन्हें असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के स्ट्रॉन्ग रूम में शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पे सभी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव की मौजूदगी में स्ट्रॉन्ग रूम को गेट को सील किया जाता है। इसके बाद एक सेकेंड रैंडमाइजेशन का प्रोसेस फॉलो किया जाता है, जब इन मशीन्स को पोलिंग स्टेशन अलॉट किया जाता है, और इलेक्शन से पहले एक बार टेस्टिंग की जाती है, जब भी सभी पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला के उनके नाम के आगे वोट डलवाए जाते हैं और वीवीपैट से वेरीफाई किया जाता है, और इन सब के साइन करने के बाद ही वोटिंग शुरू की जाती है। अब इलेक्शन के बाद जब भी कोई पार्टी हारती है,
तो वो ईवीएम में हैक की मारा जपना शुरू करती है। Any machine with a chip can be hacked. Digvijay Singh has tweeted about it, saying that any machine with a chip can in fact be messed around with. कई लोग कहते हैं कि बैलेट पेपर यूज़ क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। तो वेस्ट बंगाल में जब भी पिछले साल इलेक्शंस हुए थे, जब भी ईवीएम यूज़ नहीं किया गया था, लेकिन बूथ तो कैप्चर किए गए थे वहाँ पे, तो इन सब के बारे में आपका क्या कहना है? साल 2017 में इलेक्शन कमीशन ने ओपन चैलेंज दिया था सभी पार्टीज़ को कि वो हैक करके दिखा दे ईवीएम को, अगर वो कर सकते हैं तो, जिसे किसी भी पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। क्योंकि अगर कोई भी पार्टी एक्सेप्ट करती और हैक नहीं कर पाती तो काफ़ी भयंकर बेइज्जती होती उनकी। और ये भी सारी पार्टीज़ का दोगलापन है कि जब भी वो इलेक्शंस जीतते हैं तो ईवीएम पे कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन जैसे ही इलेक्शन हारे तो हैक 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 शुरू कर देते हैं। तो ये सब और कुछ नहीं, अपनी हार को छुपाने के कई सारे तरीके इनके। अभी मैंने बात कर ली कि वोटिंग कैसे की जाती है, तो अभी मैं थोड़ा सा ये समझाना चाहूँगा कि पीएम को कैसे चुना जाता है इस देश में। लोकसभा में 545 सीट्स होती हैं, जिसमें से 2 सीट्स एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व की जाती है, जिसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं। बाकी बची 543 सीट्स के लिए इलेक्शंस होते हैं। हर एक स्टेट को नंबर ऑफ सीट्स अलॉट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल यूपी को 80 सीट्स और महाराष्ट्र को 48 लोकसभा सीट्स अलॉट की गई है। हर पार्टी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपना कैंडिडेट खड़ा करती है। वोटिंग के बाद जिस भी पार्टी के 50% से ज़्यादा वोट शेयर हो वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है, यानी मिनिमम 272 सीट्स चाहिए होती है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। साल 2019 में बीजेपी को 303 सीट्स मिली थी और पूरी एनडीए अलायंस को 353 सीट्स मिली थी, जिससे उन्होंने साल 2019 में सरकार बनाई थी। और जो विनिंग पार्टी का लीडर होता है उसे प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। और अगर ये वीडियो देखकर आपका भी ये रिएक्शन था जी, ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है, ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। क्या बयान दिया है आपने भाई। तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।